Part 3. A is for automation. Chapter 8. Outsourcing life, offloading the rest and a taste of geo arbitrage. डील प्रोसेस का स्टेप ए ऑटोमेशन काफी एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऑटोमेशन यानी अपने काम दूसरे पर्सन से करवाना। इससे एंटरप्रेन्योर्स खुद के काम पर कंट्रोल नहीं रख पाते। 4HWW लाइफस्टाइल अचीव करने के लिए फ्री टाइम निकालना जरूरी है। इसके लिए काम एलिमिनेट करने होंगे और स्पेसिफिक काम दूसरों से करवाने होंगे। ऑटोमेशन की फर्स्ट स्टेप में आपको एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर करना होगा। अगर आप एम्प्लॉय भी हो तो भी फायदा होगा। काम करने के लिए इनफ टाइम होगा तो भी वीए हायर करो। इसके कुछ रीजंस है। वर्चुअल असिस्टेंट रखने से आपकी मैनेजमेंट स्किल इंप्रूव होती है। काम का फॉर्मेट कैसे समझाना है, लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन कैसे मेंटेन करना है और रिस्पॉन्स ना आने पर उन्हें कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें सीखने मिलती है। वीए रखने से काम की लिस्ट सॉर्ट करना आसान होता है, क्योंकि उन्हें काम करने के लिए पेमेंट देनी पड़ती है। ज्यादा काम देने से ज्यादा पेमेंट देनी पड़ेगी, इसलिए आप खुद अननेसेसरी टास्क निकालने के बाद ही वीएस को एक फिल्टर्ड लिस्ट फॉरवर्ड करते हो। इससे टास्क कम होते हैं। वीएस आपके अप्रूवल के लिए बार बार डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए आप पहले से कम्युनिकेशन रूल्स क्रिएट कर दो। लोग अपने काम करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को पैसे देना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो पैसे कमाना चाहते हैं, वेस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन दूसरे लोगों से काम करवा कर आप पैसों से भी वैल्यूएबल चीज सेव करते हो, टाइम। वेयर कैन यू गेट अ वर्चुअल असिस्टेंट? वर्चुअल असिस्टेंट वर्चुअली यानी लॉन्ग डिस्टेंस में काम करते हैं, इसीलिए किसी भी जगह वीएस मिलना आसान है। लेकिन लोकल और फॉरेन वीएस हायर करने के भी अपने बेनिफिट्स और लॉसेस हैं। सही वीए चूज करने के लिए ये स्टेप्स ध्यान में रखो। एजेंसी एसोसिएशन। वीए एजेंसीज कई प्लेस पर अवेलेबल होती हैं। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि इंडिविजुअल वीए रखने के बजाय एक वीए टीम चूज करो। अगर एक वीए अवेलेबल नहीं होगा तो बाकी वीएस का बैकअप मिलता है और अलग अलग स्किल सेट के लोगों से काम करवाने का मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिक वर्क और योर मैन इन इंडिया जैसी एजेंसीज में यही स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। इन एजेंसीज में आपको एक पर्सनल अकाउंट मैनेजर दिया जाता है और काम के मुताबिक सूटेबल पर्सन को जॉब दिया जाता है। वीए फ्रॉम डिफरेंट टाइम जोन्स। अलग टाइम जोन होने वाले स्टेट्स या कंट्रीज में वीए रखा तो आप उन्हें इवनिंग में काम दे सकते हो। आपके सोते समय वो काम फिनिश कर देंगे और सुबह उठते ही अपडेट्स रेडी होंगे। लैंग्वेज बैरियर। दूसरे कंट्रीज में वीए रखने पर लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है। इससे आपका और वीए का टाइम वेस्ट होता है और ज्यादा देर काम करने पर ज्यादा पेमेंट देनी पड़ती है। वीए एजेंसी को कॉल करने के बाद उन्हें आपके लैंग्वेज में बात करने वाले वीएस प्रोवाइड करने की रिक्वेस्ट करो। अगर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं तो न्यू वीए की रिक्वेस्ट करो। लोकल वीए फर्म में यूजुअली नेटिव स्पीकर्स ही होंगे, इसीलिए लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। एक्सपेंडिचर। अगर वीए फर्म जिस कंट्री में है उनकी करेंसी आपके कंट्री से कम वैल्यूएबल है तो आपका कॉस्ट लोकल फर्म के मुकाबले कम होगा। ऑथर ने इंडिया, चाइना और बाकी कंट्रीज में से वीएस हायर किए जिसमें आर्ली रेट $4 to $15 था। यूएस में $25 to $100 रेट होता है। लेकिन टोटल कॉस्ट के अलावा आर्ली कॉस्ट भी कैलकुलेट करो। अगर कोई वीए जल्दी काम खत्म करता है तो एक्सपेंसिव रेट होने पर भी उसे कम आवर्स की पेमेंट मिलेगी। वीए सिलेक्ट करने के लिए आपको उनकी एफिशिएंसी और ट्रस्टवर्दीनेस चेक करना पड़ता है और ये इतना आसान काम नहीं है। इसीलिए डायरेक्टली परमानेंट बेसिस पर हायर करने के बजाय पहले ट्रायल बेसिस पर हायर करो। सिंगल प्रोजेक्ट दो या फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स डेली देते रहो। कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए इंटरनेशनल वीएस हायर करो, लेकिन लैंग्वेज रिलेटेड टास्क के लिए नेटिव स्पीकर्स की हेल्प लो। व्हाट टाइप ऑफ वर्क कैन यू असाइन? एम्प्लॉयज हो या फिर एंटरप्रेन्योर, वीएस पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों टास्क कंप्लीट करते हैं। पर्सनल टास्क। काम से फुर्सत मिली तो भी पर्सनल काम करने पड़ते हैं और फ्री टाइम का प्रोडक्टिव यूज नहीं होता। वीएस रखने से आपके डेली काम आसानी से पूरे होते हैं। वॉइस मेल ट्रांसक्रिप्ट लिखना, आपके बेटे की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करना, आपके पेरेंट्स को ईमेल भेजना, एटसेट्रा। प्रोफेशनल टास्क। जो प्रोफेशनल काम रिमोट प्लेसेस से पूरे हो सकते हैं वो हर एक काम वीएस कर सकते हैं। जिन टास्क के लिए कंपनी के बारे में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत नहीं है, ऐसे सभी काम वीएस कर सकते हैं। एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद ही वीएस हायर करो। कौन से टाइप के टास्क देने हैं ये डिसाइड करने के लिए ये पॉइंट्स कंसिडर करो। टू डू लिस्ट में पेंडिंग काम कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक स्मॉल कंपनी अपने वीएस को वेबसाइट अपडेट करने का काम दे सकती है। इंटरप्ट करने वाले काम, फॉर एग्जाम्पल, ईमेल फिल्टरिंग करके अननेसेसरी ईमेल्स हटाना। इमोशनली एग्जॉस्टिंग काम, फॉर एग्जाम्पल, अगर फोन पर बात करने से एंग्शियस फील होता है तो वीएस को कॉल अटेंड करने के लिए कहो। इंटरेस्टिंग चीजें, फॉर एग्जाम्पल,
हावर्ड ह्यूज को लगा कि ऑरेंज जूस के प्रॉपर्टीज के वजह से वो प्लेन क्रैश से जल्दी रिकवर हो पाए, इसीलिए उन्होंने अपने असिस्टेंट को फ्रेश फ्रूट कट करके जूस बनाने का काम दिया। डिफरेंट और इंटरेस्टिंग चीजें करने का मौका दिया तो लोग अपना टैलेंट प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर उनसे नहीं हो पा रहा तो आप कभी भी वो टास्क खुद कर सकते हो। What criteria to follow when assigning tasks? अगर आपके टास्क में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ही टास्क असाइन करो। इंपॉर्टेंट टास्क, अगर कोई काम इंपॉर्टेंट नहीं है तो असाइन करने में टाइम वेस्ट होगा और उसे फिनिश करते वक्त वीएस की मेहनत वेस्ट होगी, इसीलिए अनइम्पॉर्टेंट चीजों को पहले ही हटा दो। एग्जाम्पल 1, वीएस आपकी तरफ से ईमेल्स भेजते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर्स ऑटोमेटेड ईमेल्स के जरिए दिए जा सकते हैं। एग्जाम्पल 2, मीटिंग शेड्यूल करने का काम देने के बजाय मीटिंग्स अटेंड करना ही कैंसिल करो। टाइम कंज्यूमिंग टास्क्स, लॉन्ग और डिस्क्रिप्टिव चीजें लिखना या फिर रिसर्च करना टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, इसीलिए वीएस हायर करो। फॉर एग्जाम्पल, बुक लिखने के लिए बहुत टाइम लगता है। ऑथर ने अपने वीएस को इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स लिखने के लिए कहा था। स्पेसिफिक टास्क्स, अगर टास्क के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स पता नहीं है तो ये टास्क खुद ही करो। फॉर एग्जाम्पल, अपने फैमिली मेंबर के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है। रिमोट फ्रेंडली टास्क्स, आपके वीएस को आप पर्सनली नहीं मिलते, इसीलिए काम से रिलेटेड चीजें, हार्ड कॉपी फाइल्स, डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उनके पास नहीं होता। रिमोटली एक्सेस किए जाने वाले टास्क ही असाइन करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मीटिंग शेड्यूल करने हैं तो आपके वर्किंग शेड्यूल और ऑनलाइन कैलेंडर का एक्सेस वीएस को मिलना चाहिए। When should I eliminate, assign और do the task myself? कौन सा काम कैसे हैंडल करना है, इसके लिए ये क्वेश्चनर फॉलो करो। अगर इन क्वेश्चंस के आंसर्स यस हैं तो टास्क एलिमिनेट करो। क्या ये काम करके एंजॉयमेंट नहीं मिलने वाली? क्या ये काम करने से ज्यादा इनकम नहीं आने वाला? क्या ये काम ऑप्शनल है? अगर इन क्वेश्चंस के आंसर्स यस हैं तो टास्क डेलीगेट करो। क्या इस काम से एंजॉयमेंट नहीं मिलती? क्या इससे इनकम जनरेट होता है? क्या इसे असाइन करना पॉसिबल है? क्या इसे असाइन करना कंपलसरी है? अगर इन क्वेश्चंस के आंसर्स यस हैं तो टास्क खुद करो। क्या इससे एंजॉयमेंट मिलेगी? क्या इससे इनकम जनरेट होगा? क्या ये काम वीएस को असाइन करना इम्पॉसिबल है? हाउ टू असाइन टास्क, हर किसी को क्लियरली कम्युनिकेट करना नहीं आता। इसके वजह से वीएस को काम करने के बारे में इंस्ट्रक्शन देते समय प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसीलिए ईमेल में ये पॉइंट्स कवर करो। गिव स्पेसिफिक डायरेक्शंस, लैंग्वेज बैरियर हो या ना हो, आपके वर्डिंग्स बहुत सिंपल होने चाहिए। हर सेंटेंस का एक ही क्लियर मीनिंग होना चाहिए। अपने वीएस से कहो कि आपके डायरेक्शंस को रीफ्रेस करके भेजे, ताकि आपको पता चलेगा कि वीएस को इंस्ट्रक्शन समझ आए या नहीं। टेक स्टेटस अपडेट इन फ्यू आवर्स, काम असाइन करने के कुछ घंटे बाद रिपोर्ट मांगो, जिससे पता चलेगा कि कितना टाइम स्पेंड हो रहा है और टास्क की डिफिकल्टी क्या है। गिव शॉर्ट डेडलाइंस, हर काम के लिए 72 आवर्स या फिर आइडियली 24 से 48 आवर्स असाइन करो। अगर ज्यादा काम करना है तो उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। ऐसे टास्क के लिए वीए के बजाय वीए टीम होगी तो ज्यादा बेटर होगा। सेंड मैक्सिमम 2 टास्क एट अ टाइम, 2 से ज्यादा काम दिए तो उनकी प्रायोरिटी इन्फॉर्म करो। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज, ये इश्यूज ज्यादा नहीं होते। ऑथर ने एक बार ये इशू नोटिस किया जब एक वीए फर्म ने एंड मोमेंट पर काम पूरा करने के लिए फ्रीलांसर से मदद मांगी थी। ब्रिकवर्क जैसे एस्टैब्लिश कंपनीज में सिक्योरिटी के लिए खास प्रोटोकॉल्स होते हैं। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स, एनक्रिप्शन, सिक्योर नेटवर्क कनेक्शंस, हमारे पर्सनल कंप्यूटर से कई ज्यादा प्रोटेक्शन सिस्टम्स रहते हैं, लेकिन फिर भी फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना हो, इसीलिए ये रूल्स फॉलो करो। डेबिट कार्ड के बजाय क्रेडिट कार्ड यूज करो। क्रेडिट कार्ड में ट्रांजैक्शन इश्यूज होने पर रिवर्स पेमेंट करना ज्यादा आसान होता है। डू नॉट रीयूज पासवर्ड्स, अगर आपके वीए को किसी वेबसाइट में लॉगिन करना है तो उसका पासवर्ड बाकी साइट से अलग होना चाहिए। सिर्फ आपका दिया हुआ लॉगिन यूज करके वीएस वेबसाइट एक्सेस ले सकते हैं। अगर आपका वीए कमर्शियल वेबसाइट्स एक्सेस कर रहा है तो पासवर्ड प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज वर्क विद वीएस ऑन अ ट्रायल बेसिस फर्स्ट, ट्रायल बेसिस पर काम करने से आपको उनका वर्किंग नेचर पता चलता है। न्यू वीए हायर करने के बाद वो अपने बजाय किसी दूसरे लोगों को हायर कर सकते हैं, इसीलिए इस बात का स्पेशल ध्यान रखो। ये रूल्स फॉलो करने के बाद भी अगर कोई आपकी आइडेंटिटी या इंफॉर्मेशन चोरी करता है तो भी उस पर्सन को ज्यादा फायदा नहीं होगा। चैप्टर 9, इनकम ऑटोपायलट 1, फाइंडिंग द म्यूज। आपकी डिजायर्ड लाइफस्टाइल जीने के लिए सफिशिएंट टाइम और पैसे होने चाहिए, इसीलिए जिंदगी भर बिजनेस चलाने से काम नहीं होगा। आपके बिना बिजनेस काम करना सीख जाए तो ही वैल्यूएबल टाइम बचेगा। ऐसे बिजनेस टाइप को ऑथर म्यूज कहते हैं।
म्यूजेस में ये क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए। सेल अ प्रोडक्ट, फिजिकल या डिजिटल प्रोडक्ट्स का सेल होना चाहिए। कस्टमर सर्विस या फिर आर्ली पेमेंट सिस्टम्स में ज्यादा टाइम स्पेंड होता है, इसीलिए ऐसे टाइप्स म्यूजेस में इंक्लूड नहीं करने हैं। $500 से कम कॉस्ट में प्रोडक्ट टेस्टिंग होनी चाहिए। ऑटोमेटेड, कुछ वीक्स के बाद ही आपके बिना बिजनेस सक्सेसफुली चलना चाहिए। लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, बिजनेस शुरू होने के बाद उसे मैनेज करने के लिए ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप कौन से टाइप का बिजनेस चूज करने वाले हो, ये पता करने के लिए इन 3 स्टेप्स को कंसिडर करो। जब तक ये स्टेप्स फॉलो नहीं होते तब तक प्रोडक्ट बनाना शुरू मत करना। स्टेप 1, चूज अ नीश मार्केट विथ बिल्ट इन एडवर्टाइजिंग। फेमिलियर और कंफर्टेबल मार्केट चूज करने से आप उनके रिक्वायरमेंट्स समझ सकते हो। आप कौन से प्रोफेशनल या पर्सनल ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप्स का हिस्सा हो, इसकी लिस्ट बनाओ। आपके मार्केट से रिलेटेड कौन से प्रोडक्ट्स आपके पास ऑलरेडी हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर ने जब अपना बिजनेस शुरू किया था तब वो एक स्टूडेंट एथलीट थे, इसीलिए उन्होंने अपने मार्केट का फोकस इस डेमोग्राफिक पर ज्यादा लगाया। डेमोग्राफिक से रिलेटेड लोग कौन हैं, उनके अलावा ऐसे कौन लोग हैं जो इस डेमोग्राफिक में आना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आईपॉड एड्स में 20 to 30 ईयर ओल्ड्स को टारगेट किया जाता है, लेकिन कई अडल्ट्स भी यंग बनना चाहते हैं, इसलिए वो भी आईपॉड खरीदते हैं। नीश मार्केट चूज करना जरूरी है, क्योंकि अगर जनरल मार्केट होगा तो कंपटीशन बढ़ेगा और ज्यादा लोगों तक एडवर्टाइजमेंट पहुंचाने के लिए बहुत पैसे लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एथलीट में काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसीलिए ऑथर ने स्पेसिफिक फॉर्म्स पर फोकस किया, जैसे मार्शल आर्ट्स और वेट लिफ्टर्स। अपने मार्केट तक पहुंचने का रास्ता होना चाहिए। मैगजीन्स में एडवर्टाइजमेंट्स देने से पहले रिसर्च करो। मार्केट के सारे लोगों में से किन लोगों को पर्टिकुलर जॉनरा के मैगजीन्स पसंद है। बुक स्टोर्स एनालाइज करो या फिर राइटर्स मार्केट पर ढूंढो। इन मैगजीन्स के एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट से बात करो और उनके रेट्स, रीडरशिप काउंट और सैंपल्स की डिमांड करो। मैगजीन के बैक इशू सैंपल्स चेक करो। कौन से फर्म्स रिपीटेडली एडवर्टाइज करते हैं ये नोटिस करो। इससे पता चलता है कि मैगजीन उनके लिए प्रॉफिट जनरेट करती है। चूज की हुई मैगजीन में ये क्राइटेरिया पूरे होते हैं या नहीं, ये चेक करो। आप उस मैगजीन से फेमिलियर हो। फुल पेज एड कॉस्ट $5,000 से कम है। मैगजीन की रीडरशिप एटलीस्ट 15,000 है। स्टेप 2, थिंक ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स विदाउट स्पेंडिंग मनी। इस स्टेप में 2 सब स्टेप्स हैं। प्रोडक्ट आइडिया सोचो और उन्हें क्राइटेरिया से कंपेयर करो। सब स्टेप ए, ब्रेनस्टॉर्म प्रोडक्ट आइडियाज। प्रोडक्ट ढूंढने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, रीसेल एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। रीसेलिंग सबसे इजी तरीका है, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर आपके पास एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स नहीं है तो बाकी रीसेलर्स के साथ आपकी कंपटीशन बढ़ती है, इसीलिए ये बिजनेस ज्यादा देर टिक नहीं पाता। रीसेलिंग से ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, क्योंकि होलसेल परचेज करने के बाद आपको सिर्फ 40% डिस्काउंट मिलता है। होलसेल लेने के लिए भी बिजनेस टैक्स आईडी लगता है, जो लेने के लिए $100 to $200 फीस भरनी पड़ती है। रीसेलिंग के फायदे भी हैं। बैक एंड प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए एडिशनल चीजें प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर्स के पास फोन्स ऑलरेडी हैं, इसीलिए आप फोन केस प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती। क्रॉस सेलेबल प्रोडक्ट्स, इस सेलिंग में कस्टमर की परचेज करने के ठीक बाद आप किसी रिलेटेड प्रोडक्ट की पिचिंग करते हो। इससे आपको कस्टमर तक पहुंचने के लिए स्पेशल खर्चा नहीं करना पड़ता। ऑप्शन 2, लाइसेंस अ प्रोडक्ट। लाइसेंसिंग के 2 तरीके हैं। या तो खुद प्रोडक्ट बनाकर उसे बेचो, जिससे आपको होलसेल का 3 to 10% मिलता है, या फिर किसी के बनाए हुए प्रोडक्ट का लाइसेंस मांगो। एक्चुअल क्रिएटर को 3 से 10% देने पड़ते हैं, लेकिन आपके पास 90 to 97% प्राइस बचता है। लाइसेंसिंग के लिए काफी लीगल वर्क करना पड़ता है, इसीलिए ऑथर के मुताबिक ये ऑप्शन सबसे पहले यूज नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 3, क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट बनाते समय उसका प्रिपरेशन कॉस्ट, मिनिमम ऑर्डर लिस्ट और यूनिट कॉस्ट कंसिडर करो। इस स्ट्रक्चर में टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा पैसे अवॉइड होते हैं। प्रोडक्ट बनाने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, फाइंड अ जेनरिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को स्टॉक बेसिस पर ज्यादा बनाने के बाद उसे अपने ब्रांड का लेबल दो। इसे प्राइवेट लेबलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अपने मेडिसिन बेचते हैं, लेकिन सेम मेडिसिन आपको दूसरे क्लिनिक्स में भी मिल सकती है, सिर्फ लेबलिंग का फर्क होता है। नंबर 2, क्रिएट अ ब्रांड न्यू फिजिकल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आइडिया सोचने के बाद उसे एक्चुअली बनाने का काम दूसरे कंपनीज कर सकते हैं। काम आउटसोर्स करने से आपका टाइम और मेहनत बचेगा। नंबर 3, क्रिएट एन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा नहीं होती और वो जल्दी बनते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट जैसे सॉफ्टवेयर के लिए प्रोग्राम लिखने की मेहनत की जाती है। ये प्रोग्राम दूसरी कंपनी यूज ना करे, इसलिए पेटेंट के साथ प्रोटेक्ट किया जाता है। कई लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए,
लेकिन अगर आपको उस प्रोडक्ट के टारगेट मार्केट से ज्यादा नॉलेज है तो भी चल जाएगा। खरीदने के लिए ज्यादा लोगों को कन्विंस भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट लोगों तक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ जिससे आपका मंथली इनकम पूरा हो पाएगा। ये सिलेक्टिव कस्टमर्स आपका मिनिमल कस्टमर बेस होते हैं। $200 के प्रोडक्ट के लिए अगर मंथली इनकम $2000 है तो आपको सिर्फ 20 लोगों को प्रोडक्ट बेचना होगा। इसमें आपके बिजनेस कॉस्ट इंक्लूड नहीं किए हैं। अगर मैगजीन की रीडरशिप 15,000 है तो आपका मिनिमल कस्टमर बेस आसानी से कवर हो जाएगा। प्रोडक्ट के बारे में एक्सपर्ट होने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हर कोई अलग लेवल पर एक्सपर्ट होता है। अगर एक्सपर्ट स्टेटस अचीव करना है तो 4 वीक ये स्टेप्स फॉलो करो। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 बुक्स पढ़ो, बेस्ट सेलर लिस्ट में से टॉप आर्टिकल्स निकालो और उन्हें समराइज करो। आपके प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करो। जो ऑर्गेनाइजेशंस आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसर्च करते हैं उन्हें ज्वाइन करो। जो फर्म्स ऑफिशियल हैं और जिनकी मेंबरशिप इजीली मिल सकती है उन्हें चूज करो। फॉर एग्जाम्पल, एसोसिएशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ज्वाइन करने के लिए साइन अप और ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है। नजदीक के यूनिवर्सिटी में और लीडिंग कंपनीज में अपने प्रोडक्ट्स के बारे में फ्री सेमिनार ऑफर करो। उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशंस के टाई अप के बारे में बताओ। सेमिनार्स रिकॉर्ड करो ताकि बाद में ये रिकॉर्डिंग्स बेच सको। चूज किए हुए मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स लिखो। उन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी का एहसास दिलाओ। अगर फिर भी कन्विंस नहीं हुए तो किसी अलग एक्सपर्ट का इंटरव्यू लेने के लिए कहो क्योंकि आपका प्रोडक्ट दिखने से क्रेडिट भी आपको ही मिलेगा। प्रॉफनेट ज्वाइन करो। जर्नलिस्ट्स प्रॉफनेट के एक्सपर्ट्स की मदद लेकर अपने आर्टिकल्स में कोट्स यूज करते हैं। प्रॉफनेट पर रिसर्च करके अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करो और कोट्स प्रोवाइड करो ताकि आर्टिकल्स में कोट्स यूज होने के बाद आपको एक्सपर्ट का क्रेडिट मिलेगा। इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट बनाना है तो इसे पर्सनली बनाना पॉसिबल है, जिसके लिए आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। इसके लिए आप पब्लिक इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन कोई भी यूज कर सकता है, या फिर किसी एक्सपर्ट से हेल्प ले सकते हो। $50 to $200 प्राइस का प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 या उससे ज्यादा एस्पेक्ट्स को एक ही प्रोडक्ट में ऑफर करो, जैसे कि 6 सीडीज और 1 ट्रांसक्रिप्शन। आपके पास कौन से जनरल स्किल्स हैं जिन्हें आप अपने टारगेट मार्केट के लिए यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वेबसाइट बनाना ये एक जनरल स्किल है, लेकिन स्पेसिफिकली रियल एस्टेट मार्केट अट्रैक्ट करना है तो उस टॉपिक से रिलेटेड वेबसाइट्स पर जाकर अपना प्रोडक्ट ऑफर करो। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में यूनिक आइडिया सोचो। फॉर एग्जाम्पल, बीच जैसे प्लेसेस पर जो चीजें यूज होती हैं उन्हें वाटर प्रूफ बनाना। आपकी टारगेट मार्केट में लोग कौन सी स्किल्स ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, कौन सी चीज सीखना चाहते हैं, ये पता लगाओ और खुद सीखो। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो ये स्किल सिखाएगा। अपने लाइफ के इंस्पिरेशनल मोमेंट्स याद करो, इनसे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बन सकता है। एक्सपर्ट का इंटरव्यू लो, रिकॉर्ड करो और वो रिकॉर्डिंग बेचो। एक्सपर्ट के पास ऑडियंस के मुकाबले ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पेमेंट करना है तो रिकॉर्डिंग की कॉपी ऑफर करो। टोटल सेलिंग के थोड़े परसेंटेज दो या फिर फीस पे करो। सब स्टेप बी, इवैल्यूएट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में ये क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए। प्रोडक्ट क्यों बनाया है इसका एक सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। एप्पल ने आईपॉड के बारे में कई सारे फीचर्स प्रेजेंट नहीं किए, सिर्फ इतना कहा कि लोगों के पास 1000 सॉन्ग्स अवेलेबल होंगे। ऑनलाइन FAQ के जरिए सारे डाउट्स क्लियर करो, इससे कस्टमर्स के ईमेल्स कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंजेस्टेबल्स प्रोडक्ट से रिलेटेड कई यूनिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए ये प्रोडक्ट ऑथर रिकमेंड नहीं करते। रिटेल प्राइस $50 से $200 तक होनी चाहिए। इसके कई फायदे होते हैं। कई कंपनीज मिडिल प्राइस रखती है, लेकिन मिड लेवल पर प्राइस कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है। अगर प्राइस कम की तो दूसरी कंपनी भी प्राइस कम कर सकती है। ज्यादा प्राइस रखने से आपका प्रोडक्ट वैल्यूएबल लगेगा। ज्यादा प्राइस रखा तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सपेंसिव चीजें खरीदने वाले कस्टमर ज्यादा कंप्लेन नहीं करते, इसीलिए क्रेडिट कार्ड या रिटर्न्स ना मिलने के प्रॉब्लम्स कम होते हैं। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होने से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। ऑथर कहते हैं कि प्रोडक्ट मार्कअप, प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट और बेचने की प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस रेट ज्यादा रखना चाहिए, जैसे 8 से 10 गुना ज्यादा। मार्कअप ज्यादा होने की वजह से मार्जिन भी मेंटेन रहता है। ये जरूरी है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स और रीसेलर्स को डिस्काउंट देना पड़ता है। अगर ये प्लानिंग पहले ही नहीं की तो बाद में न्यू प्रोडक्ट या इंप्रूव वर्जन बनाना पड़ता है। प्रोडक्ट पूरी तरह से बनने के लिए मैक्सिमम 1 मंथ और आइडियली 2 वीक्स लगने चाहिए। इससे आप जल्दी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर सकते हो और मार्केट में क्या डिमांड है इसका अंदाजा मिलता है। प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है ये पता करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से बात करो और उनसे प्रोडक्शन टाइम का रेट कार्ड मांगो। अगर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स नहीं मिले तो ये करो, उससे रिलेटेड मैन्युफैक्चरर से मिलो और रेफरेंस के बारे में पूछो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिंक क्लीनिंग के लिए मैन्युफैक्चरर की जरूरत है तो सिंक मैन्युफैक्चरर को कॉन्टैक्ट करके पूछो
कि उनके लिस्ट में कोई ऐसा पर्सन है या नहीं। प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस ढूंढो और रेफरेंस देने के लिए कहो। ट्रेड मैगजीन्स के एडवर्टाइजिंग पढ़ो। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अलावा बाकी सर्विसेज के लिए भी लोग मिलेंगे। मैन्युफैक्चरर्स को डेडलाइन दो और वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं इसका ध्यान रखो। डेडलाइन कंप्लीट करने पर ही मार्केट जाने के लिए प्रोडक्ट तैयार होगा। चैप्टर 10 इनकम ऑटोपायलट 2 टेस्टिंग द म्यूज। स्टेप 3 टेस्ट योर प्रोडक्ट्स ऑन अ माइक्रो स्केल। अगर आप अपने इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हो या फिर आपका इंट्यूशनल पावर काफी अच्छा है तो भी फ्यूचर सक्सेस को प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। इसके लिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कंपनीज फोकस ग्रुप्स की हेल्प लेकर उनका बिहेवियर एनालाइज करते हैं, लेकिन उन्हें अगर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर लाया है तो उनका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मास प्रोडक्शन करके पहले ही मार्केट में एंटर करने के बजाय अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करो। ये टेस्टिंग माइक्रो स्केल में होगी, यानी आपको सिर्फ थोड़े टारगेट ऑडियंस का ओपिनियन लेकर रिजल्ट्स कलेक्ट करने हैं। इस स्टेप में 3 सब स्टेप्स हैं। सब स्टेप ए एसेस द कंपटीशन। आपका प्रोडक्ट दूसरे कंपनीज के सिमिलर प्रोडक्ट से कंपेयर किया जाएगा, इसीलिए कंपटीशन बढ़ेगा। इस कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए आपके प्रोडक्ट में यूनिक फीचर्स होने चाहिए। इसके लिए पहले कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना होगा। ये करने के लिए इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। गूगल पर कौन से वर्ड्स डालने से आपका प्रोडक्ट आ सकता है, इसके मुताबिक टर्म्स कलेक्ट करो। मेन कीवर्ड्स के अलावा रिलेटेड कीवर्ड्स ढूंढने के लिए कीवर्ड प्लानर या फिर SEO बुक कीवर्ड टूल जैसे प्रोग्राम्स को यूज करो। रिलेटेड टर्म्स क्या हो सकते हैं ये गूगल पर सर्च करो। कीवर्ड्स डालने पर सबसे शुरुआत में कौन से 3 वेबसाइट्स के नाम आ रहे हैं ये नोटिस करो। आपके प्रोडक्ट को दूसरे से अलग कैसे बनाएं इसके बारे में सोचो। इसके लिए ये ऑप्शंस कंसिडर कर सकते हो। दूसरे प्रोडक्ट से ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स डोमिनेटिंग और पावरफुल दिखने चाहिए। आपके प्रोडक्ट्स की गारंटी कॉम्पिटिटर से ज्यादा होनी चाहिए। प्रोडक्ट शिपिंग सर्विसेज अच्छे होने चाहिए जिससे कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स को इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। सब स्टेप बी क्रिएट एडवर्टाइजमेंट्स। प्रोडक्ट की आइडेंटिटी कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स बनाओ। ये इतनी यूनिक होनी चाहिए कि लोग आपके प्रोडक्ट को दूसरों के बीच जल्दी पहचान पाएं। जिन लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया है उनकी टेस्टिमोनियल्स ऐड करो। अट्रैक्टिव फोटोज यूज करो। अपने और कॉम्पिटिटर्स के ऐड एक साथ देखकर उन्हें कंपेयर करो। सब स्टेप सी पुट योर प्रोडक्ट्स टू टेस्टिंग। प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करो और एक हाइपोथेटिकल नंबर डिसाइड करो। कितने लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। टेस्टिंग खत्म होने के बाद एस्टिमेटेड नंबर और एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करना आसान होता है। एडवर्टाइजिंग में डायरेक्ट रिस्पॉन्स यूज करो ताकि सेल्स की ट्रैकिंग हो पाएगी। इस चैप्टर में टेस्टिंग के लिए 2 तरीके बताए हैं। ऑप्शन 1 ऑफर ऑन eBay ऑक्शन। eBay ऑक्शन पर अपने प्रोडक्ट की लोवेस्ट प्राइस बिड करो। ऑक्शनिंग के दौरान पता चलता है कि कितने लोग विलिंगली आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हैं। टेस्टिंग के दौरान आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन यूज किया जा सकता है। सिर्फ ये ध्यान रखो कि शॉर्ट टाइम पीरियड में ऑक्शन कैंसिल करना है क्योंकि डिलीवर करने के लिए एक्चुअल प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, ताकि कोई लीगल इश्यूज नहीं होंगे। ऑप्शन 2 मेक योर ओन वेबसाइट एंड सेल योर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट खरीदने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, प्रोडक्ट का नाम, फोटो, फीचर्स, डिलीवरी डिटेल्स, पेमेंट ऑप्शंस, वो सारी डिटेल्स अपने वेबसाइट पर डालो ताकि ये प्रोसेस असली लगे। प्रोडक्ट डिमांड कितनी है ये पता करने के लिए इसका यूज करो। इसके लिए यूजर्स की बिलिंग इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये ऑप्शन यूज नहीं करना है तो प्रोडक्ट रिलेटेड दूसरी चीजों की डिमांड चेक करो। एक्सटेंडेड एग्जांपल, म्यूजिक सुनने वाले लोग नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन जरूर लेंगे। गूगल एड्स कैंपेन शुरू करो जिससे गूगल यूजर्स आपके वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होंगे। इसके लिए गूगल कीवर्ड्स यूज करो जो स्टेप ए में ढूंढे थे और उन्हें अपने एड्स में इंक्लूड करो। इन एड्स पर जितने क्लिक्स आएंगे उसके मुताबिक आपको गूगल को फीस देनी पड़ती है, इसीलिए स्पेसिफिक वर्ड्स ही रखो। हर दिन का बजट $50 तक ही रखना। इस प्रोसेस से आपको पता चलता है कि कितने लोग आपका प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हैं, कौन से URLs, सर्च वर्ड्स और प्रोडक्ट्स यूज करने पर ज्यादा ट्रैफिक बढ़ता है। एड सेटिंग्स में जाकर मल्टीपल एड्स रोटेट करते रहो ताकि हर वक्त एक ही एड नहीं दिखेगी। इससे यह भी पता चलता है कि एक ही प्रोडक्ट की कौन सी एड यूजर्स को ज्यादा अट्रैक्टिव लगी। 5 दिन के लिए एड्स रखो जिससे मैक्सिमम $250 का खर्चा होगा। एनालिटिकल सॉफ्टवेयर की मदद से आपको पता चलेगा कि कितने लोग आपके वेबसाइट पर आते जरूर हैं लेकिन बिना किसी इंटरेक्शन, बिना ऑर्डर दिए चले जाते हैं। अलग प्रोडक्ट्स का अलग इंटरेक्शन होता है। एक्सटेंडेड एग्जांपल, कुछ लोग कंटेंट या न्यूज वेबसाइट पर आते हैं लेकिन न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब नहीं करते, या फिर वेबसाइट चेक करते हैं लेकिन रजिस्टर नहीं करते। सब स्टेप डी टेस्ट अगेन बाय अदर मीन्स। टेस्टिंग के रिजल्ट्स कंपेयर करो और पता लगाओ कि इन्हें सचमुच बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा। इसके लिए एक मेथड है। एडवर्टाइजमेंट्स के लिए कितने पैसे स्पेंड किए हैं ये एक जगह पर लिखो।
अब सोचो कि जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर उन्होंने सच में प्रोडक्ट खरीदा होता तो आपकी कमाई कितनी होती। ये अमाउंट और एड्स की इन्वेस्टमेंट अमाउंट दोनों कंपेयर करो। अगर इन्वेस्टमेंट और रिजल्ट्स इक्वल है या फिर इन्वेस्टमेंट में ज्यादा स्पेंड हुए हैं और एक्चुअल सेलिंग में कम रेवेन्यू मिला है, तो स्ट्रैटेजी में चेंजेस करते रहो। अवॉइड गिविंग टू मेनी ऑप्शंस। ज्यादा चॉइसेस मिलने पर लोग फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते। एक प्रोडक्ट चूज ना कर पाने की वजह से वो कुछ भी नहीं खरीदते। इसीलिए उन्हें लिमिटेड ऑप्शंस प्रोवाइड करो। ज्यादा ऑप्शंस होने से प्रोडक्ट बनाते वक्त कंफ्यूजन क्रिएट होता है और कस्टमर सर्विस से फोकस हट जाता है। अगर कस्टमर को ज्यादा ऑप्शंस चाहिए तो उन्हें किसी रीसेलर के पास भेजो। अगर वो आपकी वेबसाइट से खरीद रहे हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। एक से ज्यादा ऑप्शंस अपने एड्स में यूज मत करो। एक सक्सेसफुल मार्केटर जोसेफ शुगरमैन को वॉच की एड बनाने के लिए हायर किया गया। कंपनी को एक एड में 9 वॉचेस दिखाने थे, लेकिन शुगरमैन ने कहा कि सिर्फ एक ही वॉच काफी है। फिर भी कंपनी ने फोर्स किया, इसीलिए उन्होंने दोनों एड्स टेस्ट करने का डिसीजन लिया। दोनों एड्स में शुगरमैन की एड 1 वॉच ज्यादा सक्सेसफुल रही। एक से ज्यादा शिपिंग ऑप्शन मत रखना। एक ही फास्टर मेथड ऑफर करो और उस पर ज्यादा चार्जेस लगाओ। ओवरनाइट या फिर एक्सपेडिटेड शिपिंग प्रोवाइड मत करो, वरना कस्टमर्स के कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे और वो ढेर सारे क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। ऑर्डर का प्रोसेस फोन से मत करो। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए एंकरेज करो, इससे आपका बिलिंग कॉस्ट बचेगा। इंटरनेशनल शिपिंग अवॉइड करो, क्योंकि इसमें कस्टम फॉर्म्स भरने पड़ते हैं और कंट्री में एंटर करने के लिए फीस भरनी पड़ती है। इससे प्रोडक्ट की ओवरऑल प्राइस बढ़ती है और कस्टमर से कंप्लेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। चैप्टर 11 इनकम ऑटो पायलट 3 MBA मैनेजमेंट बाय एब्सेंस। बिजनेस स्टार्ट करने पर यह ध्यान रखो कि एक पॉइंट के बाद वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के बिना चलना चाहिए। इसके लिए कंपनी के सिस्टम्स केपेबल और अपग्रेडेड होने चाहिए। जब ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे तब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसे हैंडल कर पाएगा। कई एंटरप्रेन्योर्स खुद सभी काम करते हैं, लेकिन कब रुकना है और दूसरों को काम अलॉट करना है, ये समझने से आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म सक्सेस पा सकता है। फेजेस ऑफ ऑटोमेशन। प्रोडक्ट शिपिंग अमाउंट के मुताबिक ऑटोमेशन प्रोसेस के 3 फेजेस होते हैं। फेज 1 0 to 50 यूनिट्स टोटल। शुरुआत में आप सारा काम खुद करोगे। इस फेज में आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। ऑर्डर लो और कस्टमर्स के डाउट्स क्लियर करो। इससे आपको कस्टमर्स के सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स पता चलेंगे और आप सभी को एक साथ हैंडल करने के लिए एक FAQ बना सकते हो। एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग मटेरियल्स बनाओ ताकि वो इन प्रॉब्लम्स को आपके बिना फेस कर सकेंगे। अपने एड्स और वेबसाइट्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहो। अगर कस्टमर्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लेकिन उन्हें प्रोडक्ट्स लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्हें आंसर करने में आपका टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए अपने प्रोडक्ट का क्लियर पर्पस सेट करो ताकि ऐसे लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पैकिंग खत्म करके प्रोडक्ट शिप कर दो। इसके लिए सबसे चीपेस्ट वे कौन सा होगा ये पता लगाओ। अपने बिजनेस के लिए एक मर्चेंट अकाउंट ओपन करो, जिससे आपके पर्सनल और प्रोफेशनल बैंक बैलेंस में क्लैरिटी रहेगी। हर एक प्रोडक्ट का ऑर्डर देने के लिए कितने पैसे खर्च हो रहे हैं ये पता लगाओ। इसमें एडवर्टाइजिंग से लेकर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तक सारी डिटेल्स रहेंगे। फेज 2 लेस देन 10 यूनिट्स इन एवरी वीक। इस फेज में आपको ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, इसीलिए आप एक लोकल कंपनी को ऐड करोगे। इस फेज में ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। एडवर्टाइजिंग ज्यादा करो या फिर जितनी है उतनी मेंटेन करो। कंपनी वेबसाइट पर FAQs इंक्लूड करो और उनके क्वेश्चन आंसर्स नोटिस करो। जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑर्डर करो, लेकिन जब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में कॉन्फिडेंटली यूज नहीं हो रहा तब तक लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर मत दो। थोड़े प्रोडक्ट्स को टेस्टिंग के लिए यूज किया जा सकता है। अगर कुछ इश्यूज हुए तो डबल मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा नहीं होगा। लोकल फुलफिलमेंट कंपनी ढूंढो। छोटी कंपनी से शुरुआत करो ताकि नेगोशिएट करने में आसानी होगी। कंपनी अगर ये क्राइटेरिया पूरी करती है तो उसे इंक्लूड करो। सेटअप करने के लिए या फिर मंथली फीस नहीं लेती। अगर ये ऑफर नहीं मिलता तो दोनों फीस का हाफ प्राइस कम करने के लिए कहो और ये बताओ कि आपकी सेटअप फीस बाकी फीस से पहले दी जाएगी। कंपनी से आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जैसे कस्टमर से प्रोडक्ट के स्टेटस के बारे में क्या इंक्वायरीज है। आपने खुद काम करते समय जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज बनाए थे वो इस कंपनी को फॉरवर्ड करो ताकि वो कस्टमर्स तक पहुंच सके। मिसलेनियस फीस नहीं होंगी। कंपनी को बताओ कि आपका बिजनेस स्टार्टिंग फेज में है, इसीलिए अगर आप रेवेन्यू को एडवर्टाइजिंग में स्पेंड करते हो तो ज्यादा कस्टमर्स प्रोडक्ट खरीदेंगे और कंपनी के पास ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे, जिससे उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। ऐसी पेमेंट प्रोसेस है जिसमें 30 डेज सर्विस देने के बाद ही आपको पेमेंट देना है। एटलीस्ट 3 रेप्यूटेड लिंक्स ने इस कंपनी को रेफर किया है। अगर कंपनी के बारे में नेगेटिव फीडबैक लेना है तो इन लिंक से कहो कि आप उनके फीडबैक की इन्फॉर्मेशन प्राइवेट रखेंगे। एक्सक्लूसिवली आपके ही प्रोडक्ट्स बेचती है। अगर सिर्फ एक कंपनी आपके प्रोडक्ट्स बेचती है
तो किसी को दूसरे कंपनीज के साथ compete करने के लिए अपना प्राइस कम करने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करो, लेकिन अपने टर्म्स भी बताओ। अगर लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेल स्टोर्स को भी उन्हें खरीदना होगा, इसलिए आप अपने रूल्स फॉलो करने के लिए उन्हें फोर्स कर सकते हैं। अगर आपको डिलीवरी के पहले ही कस्टमर से पैसे चाहिए तो क्लियरली ये स्टेट करो। लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन आप बता सकते हो कि ये कंपनी पॉलिसी है। नेगोशिएशन पावर बढ़ाओ। आप खुद से ऑफर प्राइस मत बताना, रीसेलर्स को बोलने दो। वो अगर एक ऑफर देते हैं तो भी साइलेंट रहो, इससे वो प्राइस कम कर देंगे। इसके बाद उनसे कहो कि क्या ये उनका सबसे बेस्ट ऑफर है, इससे वो प्राइस और भी कम कर देंगे। इतना होने के बाद अपने एक्सपेक्टेड प्राइस से बहुत कम अमाउंट बताओ। अगर वो नहीं माने तो आपके लोएस्ट अमाउंट और उनके लोएस्ट ऑफर के बीच एक प्राइस नेगोशिएट करो। फेज 3, मोर देन 20 यूनिट्स इन एवरी वीक। ये इस प्रोसेस का लास्ट फेज है। अब आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, इसलिए पैसे ज्यादा हैं। हायर रेवेन्यू का फायदा लेकर आउटसोर्सिंग शुरू करो। फ्रीलांसर्स के बजाय आउटसोर्सिंग कंपनी को हायर करो, क्योंकि वो काफी क्रिएटिव एम्प्लॉयज ऑफर कर सकते हैं। इससे आपका काम और इन्वॉल्वमेंट पहले से बहुत कम होगा। इस फेज को हैंडल करने के लिए ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। लोकल फुलफिलमेंट के बजाय बड़े कंपनीज हायर करो। इसके वजह से सारे माइक्रो प्रोसेसेस भी कंपनी ही हैंडल करेगी। फॉर एग्जाम्पल, रिफंड देना, प्रोडक्ट रिटर्न लाना, एटसेट्रा। कॉल सेंटर्स, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग कंपनीज को कॉन्टैक्ट करो। अगर आप फुलफिलमेंट कंपनी के कॉन्टैक्ट्स यूज करते हो तो उनके साथ कोऑपरेट करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर्स के लिए मर्चेंट अकाउंट यूज करो, क्योंकि अगर कस्टमर के कार्ड्स काम नहीं करते या फिर ऑर्डर्स का रिफंड देना है तो फुलफिलमेंट कंपनीज सिर्फ वही कार्ड्स डील कर सकती है जो वो खुद प्रोसेस करते हैं। डिफरेंट कार्ड्स के लिए डिफरेंट प्रोसेसिंग कंपनीज को अप्रोच करना पड़ेगा और उनके साथ टाई अप करना होगा। कॉल सेंटर के साथ भी कोलैबोरेट किया जा सकता है। अगर कस्टमर्स ईमेल पर ऑर्डर करते हैं तो कई कस्टमर्स का नंबर कम हो जाएगा, लेकिन आपका काम भी कम होगा। कॉल सेंटर लेने से पहले इसकी भी टेस्टिंग करो। अगर कॉल सेंटर्स में 4 रिंग्स के बाद भी कोई फोन नहीं उठा रहा या फिर आपको 15 सेकेंड से ज्यादा देर तक होल्ड पर रख रहे हैं तो एक पोटेंशियल कस्टमर इम्पेशेंटली चला जाएगा। आउटसोर्सिंग कंपनीज को स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करने की परमिशन दो और उन्हें कहो कि एक दूसरे की ओपिनियंस लेने के बाद ही फाइनल डिसीजन ले। इससे आपका टाइम बचेगा और प्रोडक्ट रिलेटेड कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। इंप्रूविंग योर प्रोडक्ट्स इमेज। कई बिगर कंपनीज छोटे कंपनीज के साथ कोलैबोरेट नहीं करते, क्योंकि इससे उनकी रेपुटेशन कम हो जाती है। अपने कंपनी की इमेज इंप्रूव करने के लिए ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। कोलैबोरेट करने के लिए जिस कंपनी के साथ मीटिंग करनी है उससे अपना एक्चुअल पोजीशन रिवील मत करो। एक मिड लेवल एम्प्लॉय बनकर जाओ। इसके ये बेनिफिट्स हैं। अगर कंपनी ओनर या सीईओ खुद मिलने के लिए आ रहे हैं तो उनकी कंपनी एक स्टार्टअप है, क्योंकि हर चीज ओनर को करनी पड़ रही है, जैसे फेज 1 में आपको करनी पड़ी थी। अगर आप मिड लेवल एम्प्लॉय हो तो डील नेगोशिएट करने में आसानी होती है। अपने वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट पेज अपडेट करते रहो। अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग ईमेल आईडीज और फोन नंबर्स रखो, ताकि कस्टमर इंक्वायरी सही इंसान तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। सबसे पहले सारे कॉल्स आपको फॉरवर्ड किए जाएंगे, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनीज हायर करने के बाद ये इशू नहीं रहेगा। इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स IVR यूज करो। इसमें कस्टमर्स को एक प्री रिकॉर्डेड वॉइस सुनाई देगा। उन्हें ऑप्शंस बताए जाएंगे और फिर उनकी चॉइस का नंबर प्रेस करने पर प्रोसेस आगे बढ़ेगी और ऑर्डर फाइनल होगा। इसमें भी सारे फोन रिकॉर्ड्स अपने पास आने दो। एक बार इंस्पेक्शन करने के बाद आउटसोर्सिंग कंपनीज इसका ध्यान रखेंगे। पर्सनल एड्रेस देने के बजाय पोस्टल एड्रेस दो। वेबसाइट पर PO बॉक्स और सिटी का नाम मत लिखो। स्वीट जो भी नाम होगा और फिर पोस्ट ऑफिस का स्ट्रीट एड्रेस लिखो। चूज योर फाइनल कस्टमर्स। फेज 3 पार करने के बाद अपने सबसे पोटेंशियल कस्टमर्स को चूज करो। कस्टमर सर्विस में कस्टमर्स को एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना होता है और उनके डाउट्स क्लियर करने पड़ते हैं। एक आइडियल कस्टमर वो होता है जो एक कंज्यूमर की तरह डिमांडिंग नहीं होता, बल्कि प्रोडक्ट सेलिंग और बाइंग को एक ट्रेडिंग प्रोसेस समझता है। इसीलिए उनका कोऑपरेटिव नेचर मेंटेन रहता है। अननेसेसरी क्वेश्चंस करने वाले या फिर नेगेटिव रेपुटेशन स्प्रेड करने वाले कस्टमर्स आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं। ऐसे लोगों को अवॉइड करो या फिर किसी रीसेलर के पास भेजो, ताकि वो उनकी प्रॉब्लम हैंडल कर सकें। अनोइंग और अननेसेसरी कस्टमर्स को निकालकर कोऑपरेटिव और पोटेंशियल कस्टमर्स रखने हैं तो ये स्टेप्स फॉलो करो। किसी को भी चेक, मनी ऑर्डर या फिर ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन यूज करने के लिए अलाउ मत करो। ये पेमेंट मेथड सेफ नहीं होते और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। फ्री में प्रोडक्ट्स ऑफर मत करो। अगर प्रमोशन करना है या फिर लोगों का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जानना है तो चीप प्रोडक्ट्स बेचो। फ्री में बेचने से सभी लोग प्रोडक्ट लेने आते हैं, जो आपके टारगेट कस्टमर्स नहीं हैं वो भी, और आपका टाइम वेस्ट करते हैं। फ्री ट्रायल्स भी ऑफर मत करो।
ऐसा ऑफर दो कि अगर उन्हें आपका प्रोडक्ट खरीदने के बाद पसंद नहीं आया तो पैसों के साथ आप एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करोगे। अगर आपका प्रोडक्ट वैल्यूएबल है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रोडक्ट रिटर्न आने की वजह से पैसे खर्च होंगे लेकिन सेल्स बहुत बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, डोमिनोज 30-मिनट पिज्जा सर्विस में अगर कस्टमर्स को हाफ एन आवर में पिज्जा डिलीवर नहीं हुआ तो पिज्जा फ्री में मिलता है। इंटरनेट या ट्रांसफर प्रोसेसेस में फ्रॉड्स होने वाली कंट्रीज के ऑर्डर एक्सेप्ट मत करो। रीसेलर से डील करते समय 12 to 100 यूनिट्स का एक होलसेल ऑर्डर तैयार करो और ऐसे किसी भी रीसेलर को ऑर्डर करने मत देना जिसके पास टैक्स आईडी नंबर नहीं होगा। इससे पता चलता है कि आप प्रोफेशनल और ऑथेंटिक लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हो। हर रीसेलर को एक ऑनलाइन ऑर्डर फॉर्म फिल करने के लिए कहो, जिसे प्रिंट करने के बाद आपको फैक्स करना होगा। प्राइस को लेकर या फिर डिस्काउंट से रिलेटेड कोई नेगोशिएशन मत करो। अगर कोई पूछे तो बताओ कि कंपनी ने ये पॉलिसी बनाई है क्योंकि इसी टॉपिक को लेकर पहले भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे। पार्ट 4, L is for Liberation, Chapter 12, Disappearing Act, How to Escape the Office। इस पार्ट में ऑथर ने स्टेप L, लिबरेट योरसेल्फ के बारे में डिस्कस किया है। 9 to 5 जॉब में ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। पिछले चैप्टर्स में हमने जाना था कि कैसे वर्किंग आवर्स कंप्लीट करने के लिए हम छोटे टास्क को भी एक्सटेंड करते हैं या फिर न्यू अननेसेसरी टास्क ऐड करते हैं। अगर इस रैट रेस से बाहर निकलना है तो फ्री टाइम निकालना होगा। अगर आप एम्प्लॉय हो तो रिमोटली काम करो। लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप एक्चुअली कितने घंटे काम कर रहे हो, वो सिर्फ काम पूरा देखना चाहते हैं। अनइम्पॉर्टेंट चीजें निकालने से आप जरूरी काम डेडलाइन के पहले पूरा कर सकते हो। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और खुद का शेड्यूल खुद ही डिसाइड करते हो तो ऑफिस में काम करने का टाइम भी आप ही डिसाइड करो, लेकिन फिर भी रिमोटली काम करने से ज्यादा फायदा होता है। काम करते हुए आप दूसरे प्लेसेस पर ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन एम्प्लॉयज के लिए ये डिफिकल्ट टास्क होता है। अपना शेड्यूल खुद डिसाइड करने से अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। रिमोटली काम कैसे करना है ये पहले डिसाइड करो और उसके बाद अपने बॉस को कन्विंस करने की कोशिश करो। हाउ टू सक्सीड एट रिमोट वर्क। अपने शेड्यूल को रिमोट वर्क में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करो। हर काम को रिमोटली कैसे किया जा सकता है इसका पता लगाओ। अगर कोई काम रिमोटली नहीं हो रहा तो खुद से पूछो कि वो काम जरूरी है या नहीं। अगर है तो दूसरे तरीके ढूंढो, जैसे वीडियो चैट्स, स्क्रीन शेयरिंग एटसेट्रा। न्यू एनवायरमेंट्स में काम करने की आदत लगाओ। इससे आप रिमोटली काम करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लाइब्रेरी में काम करने की प्रैक्टिस करो। काम के लिए अलग स्पेस क्रिएट करो। जिस जगह सोना या रिलैक्स करना है वहां पर काम मत करो। वर्क स्पेस में सिर्फ काम ही करो। ना सुनने की आदत लगाओ। जो एक्टिविटीज आपके कंफर्ट जोन में नहीं है उन्हें भी करने की प्रैक्टिस करो। स्ट्रेंजर से बात करना, बार्गेनिंग करना, ये काम करने की प्रैक्टिस करो। अगर कोई आपकी हेल्प नहीं करना चाहता तो उसके बदले कौन सी चीज करनी पड़ेगी ये पूछो। अगर आपको लग रहा है कि आपका बॉस रिमोट वर्किंग की परमिशन नहीं देगा तो इसके पीछे का रीजन पता लगाओ। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने का डिसीजन दो। एग्जाम्पल 1, अगर वर्क प्लेस का सॉफ्टवेयर एक्सेस करना है तो रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर यूज करो। एग्जाम्पल 2, अगर आपका बॉस सोच रहा है कि रिमोटली काम पॉसिबल नहीं है तो अननेसेसरी चीजें कम करो और एक्स्ट्रा टाइम यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी दिखाओ, या फिर पहले रिमोटली काम करो और इसके बाद परमिशन मांगो। 2 मेथड्स यूज करके एम्प्लॉयज ऑफिस से बाहर निकल सकते हैं, 5 स्टेप मेथड और आवर ग्लास मेथड। 5 स्टेप मेथड, अपने बॉस को कन्विंस करने के लिए इस मेथड को यूज कर सकते हैं। नंबर 1, अपनी वैल्यू प्रूव करो। ट्रेनिंग के दौरान कंपनी से पेमेंट मांगो ताकि अगर आप जॉब छोड़ते हो तो आप पर खर्च किए पैसे वेस्ट हो जाएंगे। नंबर 2, ऑफिस के बाहर आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है ये प्रूव करो। 2 दिनों के लिए छुट्टी लेकर घर से काम करो। वीकडेज में छुट्टी लो ताकि ऐसा ना लगे कि आप लॉन्ग वीकेंड लेने की कोशिश कर रहे हो। ऑफिस के मुकाबले घर में ज्यादा प्रोडक्टिवली काम करो और उसका रिकॉर्ड रखो। इस दौरान रिमोटली काम करने पर आने वाले सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ निकालो। फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखो, लैपटॉप का टेक्निकल इशू रिजॉल्व करो। नंबर 3, रिमोटली काम करने पर कितना फायदा हो रहा है इसका रिकॉर्ड मेंटेन करो। फॉर एग्जाम्पल, अपने बॉस को इन्फॉर्म करो कि आपने डेली ऑफिस रिकॉर्ड 3 आर्टिकल्स के बजाय 5 आर्टिकल्स लिखे, क्योंकि रिमोट लोकेशन पर बाकी डिस्टर्बेंसेस नहीं थे। नंबर 4, हर वीक के हर दिन रिमोट वर्क की प्रैक्टिस करो। ऐसा 2 वीक्स तक फॉलो करो। अपने बॉस से बात करके उन्हें बताओ कि रिमोटली काम करने पर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। हर वीक में 2 रिमोट डेज देने के लिए रिक्वेस्ट करो ताकि रिफ्यूज करने के बाद आप एटलीस्ट 1 दिन मांग सकते हो। पहले ये ट्रायल पीरियड मांगने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बॉस को ये भी नहीं लगेगा कि आप परमानेंटली शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हो।
पहले ये ट्रायल पीरियड मांगने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बॉस को ये भी नहीं लगेगा कि आप परमानेंटली शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हो। नंबर 5, ट्रायल पीरियड का लिमिट बढ़ाओ, जिससे एक पॉइंट पर ये रेगुलर चीज बन जाएगी। रिमोट डेज के दौरान ज्यादा प्रोडक्टिवली काम करो और ऑफिस डेज में थोड़ी कम प्रोग्रेस दिखाओ, जिससे बॉस को दोनों का डिफरेंस पता चलेगा। रिमोटली काम करने के फायदे बताओ और रिलेटेड इश्यूज का ध्यान रखने का प्रॉमिस करो। तब तक ट्रायल्स मांगते रहो जब तक ये फुल टाइम नहीं बन जाता। जब कंपनी को आपकी जरूरत होगी तब ये रिक्वेस्ट शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, 2 दिन ट्रायल के बाद 4 दिन ट्रायल की बात करो। बॉस को कन्विंस करो कि आप जॉब छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि रिमोटली काम करने से आप ज्यादा रिलैक्स होकर प्रोडक्टिवली काम कर सकते हो। आवर ग्लास मेथड 5 स्टेप मेथड में आप थोड़े लेवल्स के बाद फुल टाइम रिमोट वर्क की बात करते हो, लेकिन आवर ग्लास मेथड में अलग टेक्निक यूज होती है। पहले आप फुल्ली रिमोट वर्क करते हो, फिर रिमोटली और ऑफिस में काम करते हो और काम की क्वालिटी में डिफरेंस दिखाते हो। रिमोट वर्क में ज्यादा क्वालिटी और ऑफिस में कम, और इसके बाद बॉस को फुल टाइम रिमोट वर्क देने के लिए रिक्वेस्ट करते हो। नंबर 1, लॉन्ग वेकेशन का रीजन बताकर 2 वीक्स की छुट्टी लो। नंबर 2, बॉस को बताओ कि आप इस दौरान भी काम करने के लिए रेडी हो। नंबर 3, रिमोटली काम करने का सजेशन दो। अगर काम की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो पे कट लेने के लिए कहो, लेकिन अगली बार पे कट एक्सेप्ट मत करना। नंबर 4, रिमोटली कैसे काम करना है और ऑफिस के कौन से इक्विपमेंट लगने वाले हैं इसके बारे में अपने बॉस के साथ डिस्कस करो। नंबर 5 स्टेप मेथड की तरह यहाँ पर भी रिमोट वर्क में प्रोडक्टिवली काम करो। अपने न्यू प्रोग्रेस के बारे में बॉस के साथ डिस्कशन करो और उन्हें बताओ कि आप ट्रायल बेसिस पर रिमोट वर्क करना चाहते हो। इस ट्रायल में ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाओ और ऑफिस डेज में कम काम करो, ताकि बॉस खुद आपके रिजल्ट्स कंपेयर कर सके। नंबर 6, इस ट्रायल में ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाओ और ऑफिस डेज में कम काम करो, ताकि बॉस खुद आपके रिजल्ट्स कंपेयर कर सके। नंबर 7, फुल टाइम रिमोट वर्क अलाउ करने का सजेशन दो। व्हाट टू डू इफ दीज स्टेप्स फेल। अगर आप एक एम्प्लॉय हो और अपने रिमोट वर्किंग डेज खुद डिसाइड नहीं कर सकते तो आपको उस कंपनी से निकलना होगा, क्योंकि रिमोटली काम करने से आपका टाइम बचता है और जिस कंपनी में ये पॉसिबल नहीं है उस कंपनी में रहकर आप हर वीक में 40 आवर्स से कम काम नहीं कर सकते। चैप्टर 13, बियॉन्ड रिपेयर, किलिंग योर जॉब। इसमें यह बताया है कि लाइफ के रैट रेस से निकलकर अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा करना है। अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आपका एक जॉब होता है, लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपका जॉब यानी आपकी कंपनी होती है। एक बार सारे फेजेस कंप्लीट करके कंपनी को सस्टेनेबल बनाया तो रेगुलर 9 to 5 जॉब करने की जरूरत नहीं होगी। अपना डे जॉब क्विट करो और अपने सपने पूरे करने के लिए खुद को सफिशिएंट फ्री टाइम दो। जॉब छोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। कई लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लगता है, लेकिन असली में सिर्फ एक डर होता है। इस डर को फेस करने के लिए ये चीजें हमेशा याद रखो। क्विट करने से हमारी प्रोफेशनल लाइफ परमानेंटली खत्म नहीं होती। चैप्टर 3 की फियर सेटिंग टेक्निक यूज करके अपने करियर स्पेक्ट्रम को एनालाइज करो। आपकी प्रीवियस पोजीशन क्या थी और वहां तक फिर से पहुंचने के लिए कौन सी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, इसके बारे में अपना अगला स्टेप लो। बिल्स और बाकी एक्सपेंसेस भरने के लिए आपके पास पैसे बचेंगे। अगर प्रीवियस जॉब छोड़ने से पहले कोई नया इनकम सोर्स ढूंढा होगा तो एक्सपेंसेस की चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भी आप अपने फाइनेंसेस मैनेज कर पाओगे। इसके लिए टेम्परेरीली अपना खर्चा कम करो या फिर एक्सपेंसिव चीजें बेच दो। जॉब छोड़कर भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट अकाउंट इनएक्टिव नहीं होगा। वर्क प्लेस के इंश्योरेंस जैसा ही प्राइवेट मेडिकल कवरेज मिल सकता है। दूसरी कंपनी में पैसे ट्रांसफर करने का प्रोसीजर भी सरप्राइजिंगली इजी होता है। रेज्यूमे में मंथ या ईयर गैप्स होंगे तो इंटरव्यू के चांसेस बढ़ते हैं। कई लोग गैप ईयर्स जस्टिफाई नहीं कर पाते और इसीलिए इंटरव्यू में इंप्रेशन खराब होता है। लेकिन अगर आप बताओगे कि इस गैप ईयर में आपने किसी अमेजिंग एडवेंचरस एक्टिविटी या इंटरेस्टिंग वॉलंटियरिंग में पार्टिसिपेट किया था तो इंटरव्यूअर्स आपसे ज्यादा सवाल पूछेंगे और आपके एक्सपीरियंसेस उन्हें अट्रैक्टिव लगेंगे। जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया तो भी कई लोग उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। ऑथर ने 2 तरीके के मिस्टेक्स बताए हैं जिन्हें जॉब छोड़ते वक्त अवॉइड करना चाहिए। कुछ एक्शन लेना। किसी भी सिचुएशन में जंप मारने से पहले उसके बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन निकालो। अपने एबिलिटीज को कंपेयर करो। जो लोग बिना तैयारी के नई चीजें शुरू करते हैं उनके मिस्टेक्स बढ़ने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, लेकिन ये गलती करने के बाद भी रिकवरी का स्कोप है। गलती करने पर ही न्यू एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और किसी को पहले से आपके एक्शंस के बारे में पता नहीं चलता। कुछ एक्शन ना लेना। किसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से डर कर कुछ एक्शन नहीं लिया तो ये एक बड़ी मिस्टेक है। इन्वेस्टमेंट्स डूब जाने के बाद भी उस सिचुएशन को बंद करो और न्यू चीज के बारे में एक्शन लो।
खुद से पूछो कि करंट जॉब करने से आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं या नहीं। अगर आगे बढ़ते रहे तो लक अच्छा हो सकता है। अगर आपकी इंडस्ट्री में सालों तक टेरेबल काम करना पड़ रहा है तो इंडस्ट्री चेंज करो। चैप्टर 14 मिनी रिटायरमेंट्स एम्ब्रेसिंग द मोबाइल लाइफस्टाइल। डील प्रोसेस का मकसद ये है कि आप अपने गोल्स पूरे करने के लिए सफिशिएंट टाइम निकालने में कामयाब हो जाओ। अपने डिजायर्स और ड्रीम्स जीने के लिए कभी कभी एक मिनी रिटायरमेंट भी लेना चाहिए। इस रिटायरमेंट में आप महीनों तक काम से छुट्टी लेकर उस टाइम में अपने डिजायर्स पूरे करते हो। कन्वेंशनल रिटायरमेंट सबसे एंड में होता है और परमानेंट बेसिस पर लेना पड़ता है। इस रिटायरमेंट की एज तक आपके पास अपने गोल्स पूरे करने की ताकत नहीं रहती, इसीलिए मिनी रिटायरमेंट चूज करो जिसमें टेम्पररी रिटायरमेंट लेकर आप फिर से एनर्जाइज्ड हो सकते हो। ऑथर अपने मिनी रिटायरमेंट्स में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट में एक एनवायरनमेंट बदलकर दूसरे एनवायरनमेंट में जाना प्रेफरेबल होगा। किसी वेकेशन के मुकाबले एक मिनी रिटायरमेंट में आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि आप उस न्यू प्लेस के सारे नई चीजें एक्सपीरियंस कर सको। वेकेशंस में आने जाने के लिए ज्यादा टाइम निकल जाता है और एंड में आप थक कर अगले दिन काम पर जाते हो। मिनी रिटायरमेंट में वेकेशन की तरह होटल्स या हॉस्टल्स बुक करने की जरूरत नहीं है। वीक्स या मंथ्स के लिए रहना है, इसीलिए रूम रेंट पर ले सकते हैं जिससे कंपैरेटिवली पैसे कम लगते हैं। मिनी रिटायरमेंट के दौरान आपको काम करना है या नहीं ये आपकी चॉइस है, लेकिन ऑथर ने दोनों ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं। फियर सेटिंग। कई रीजंस की वजह से आप मिनी रिटायरमेंट लेने का डिसीजन नहीं ले पाते। आपको लगता है कि ट्रैवल करने से कोई डेंजरस एक्सीडेंट या बाकी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर आपके बच्चे साथ होंगे तो उनकी चिंता लगी रहती है। ऑथर ने कुछ जनरल फियर्स बताए हैं। ट्रैवलिंग इज डेंजरस। क्राइम या एक्सीडेंट्स का डर सबको लगता है। कई यूएस सिटीज में वायलेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज होती रहती है, लेकिन घर बैठने से भी डेंजर अवॉइड नहीं होता। इसके बजाय स्टेट डिपार्टमेंट का ट्रैवल वेबसाइट चेक करो और ट्रैवल वार्निंग्स वाले प्लेसेस अगर कंफर्टेबल नहीं लगे तो वहां जाना अवॉइड करो। चिल्ड्रन माइट गेट डिसअपियर्ड और हर्ट। मिनी रिटायरमेंट एक रेगुलर लाइफ की तरह होता है। वेकेशन की तरह इसमें लिमिटेड फ्री टाइम होने का एहसास नहीं होता, जहां पर एक दिन में कई प्लेसेस विजिट करना पड़ता है। क्राउडेड जगह होगी तो गुम जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इफ यू गेट हर्ट, योर चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट अलोन। इसे टैकल करने के लिए अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग बनाना सिखाओ। इंपॉर्टेंट रिलेटेड डिटेल्स याद रखने की प्रैक्टिस करवाओ, जैसे फोन नंबर्स, एड्रेसेस एटसेट्रा, जिससे वो गुम जाने पर भी रास्ता ढूंढ पाएंगे। किड्स माइट डू मिसचीफ। अगर आप अपने बच्चों के बिहेवियर से परेशान हैं, तो अच्छा बिहेव करने के लिए रिवॉर्ड्स ऑफर करो और बुरा बिहेव करने के लिए पनिशमेंट सोच रखो। फियर्स हटाने के लिए ये चीजें करो। बच्चों के साथ ट्रैवल करना है तो उन्हें मिनी रिटायरमेंट के लिए पहले से प्रिपेयर करो। किसी भी न्यू जगह पर जाने के ठीक बाद एक वीक का नेटिव लैंग्वेज कोर्स अटेंड करो। इससे इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप वहां के लोगों को ठीक से जान पाओगे। एयर फेयर टिप्स। मिनी रिटायरमेंट में कई मंथ्स फ्री मिलते हैं, इसीलिए बल्क में वेकेशंस बुक करके ट्रैवलिंग फीस बचाने की कोई जरूरत नहीं। इस दौरान आप दूसरी जगह पर रीलोकेट करते हो, इसलिए डायरेक्ट फ्लाइट में लग्जूरियस फैसिलिटीज ना मिले तो भी चलता है। लेकिन अगर ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा करना है तो ऑथर ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। या तो 3 महीने पहले टिकट लो या फिर लास्ट मोमेंट पर ट्रैवल करो और ट्यूसडे, वेंसडे या थर्सडे को वापस आओ। अपने घर के नजदीकी एयरपोर्ट पर जाकर लोकल एयरलाइन से टिकट खरीदो जिसकी प्राइस कम होगी। अपने प्रोडक्ट टेस्टिंग के वक्त ऐसे क्रेडिट कार्ड्स का यूज करो जिससे पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स को मिनी रिटायरमेंट के फ्लाइट्स बुक करने के लिए यूज करो। व्हाट टू ब्रिंग होम। ट्रैवलिंग करने के लिए आप सिर्फ एसेंशियल चीजों की पैकिंग करते हो। एक्स्ट्रा चीजें निकालना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए सिर्फ वही लाओ जो वैल्यूएबल हो, जिसकी जरूरत होगी। एक बार मोमेंटम आ गया तो अननेसेसरी चीजें निकालना ईजी होता है। कम चीजें कैरी करने से आप रिलैक्स्ड और हैप्पी होते हो, क्योंकि इससे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस कम होता है। ज्यादा चीजें कैरी मत करो। ट्रिप में यूज होने वाले आइटम्स ही पैक करो, क्योंकि ये आपको खुद कैरी करने पड़ेंगे या फिर बैकपैक में स्टोर करने पड़ेंगे। ऑथर ने ये सजेशंस दिए हैं। वीक में यूज होंगे उतने कपड़े, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के जेरॉक्स कॉपीज, लोकल करेंसी में क्रेडिट, डेबिट और कैश अवेलेबिलिटी, हॉस्टल्स और लॉकर्स के लिए ताला, फोन या फिर टैबलेट में डिक्शनरीज, ट्रैवल गाइड। अगर आप राइटर हो तो एक लैपटॉप। अगर वर्क प्लेस का एक्सेस चाहिए तो कैफेज में अवेलेबल रिमोट डेस्कटॉप यूज करो। मिनिमम सामान के लिए ये स्टेप्स फॉलो करो। सेटलिंग फंड बनाओ। इसमें ऐसे सभी आइटम्स आएंगे जो पहले आपको नीडलेस लगते थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये कितने जरूरी हैं, जैसे सनस्क्रीन, अम्ब्रेलास एटसेट्रा। कम चीजें लाने से आपको इन चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं दिखेगी। आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बहुत कम रहेंगे। ऑथर का सेटलिंग फंड $100 to $300 है। दूसरों से चीजें उधारी पर लो।
फॉर एग्जाम्पल, व्हेल ऑब्जर्वेशन के दौरान किसी न किसी ने बाइनोक्यूलर्स लाए होंगे, इसीलिए आपको लाने की जरूरत नहीं है। हाउ टू एग्जीक्यूट मिनी रिटायरमेंट। मिनी रिटायरमेंट प्लान करने के लिए ये 4 स्टेप्स करो। चेक विद द फाइनेंस। अपने एसेट्स लिखो और उनकी वर्थ, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर कितना होगा ये पता लगाओ। इसमें से कौन सी चीज अगर नहीं होगी तो क्या कुछ असर होगा। ऐसी चीजें लो जिससे स्ट्रेस कम और वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। किसी एक डिजायर को पूरा करने के लिए फियर सेटिंग टेक्निक्स यूज करो, या फिर यूरोप जाने के लिए 1 साल की मिनी रिटायरमेंट में फियर सेटिंग यूज करो। फर्स्ट चॉइस आफ्टर मिनी रिटायरमेंट। अपने ही कंट्री में रहकर लोग खुश होते हैं, लेकिन रेगुलर वर्किंग ऑफिस से दूर आने के बाद एक डिफरेंट कल्चर देखने के लिए ये डिसीजन सही है। ऐसी प्लेस ढूंढने के लिए ये सजेशंस फॉलो करो। एक स्टार्टिंग प्लेस डिसाइड करो और फिर ट्रैवल करते वक्त नए प्लेसेस ढूंढते रहो। फेवरेट जगह सेलेक्ट करो और वहां पर शॉर्ट ट्रिप्स कंडक्ट करो। ऑथर ने अर्जेंटीना, थाईलैंड और बर्लिन प्लेसेस रेकमेंड किए हैं। यहाँ पर आप चीपर प्राइस में अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो। सभी कंफर्ट्स पूरे होने के बाद अपने ट्रैवल की आइटनरी क्रिएट करो। मिनी रिटायरमेंट आइटनरी। इसमें डिपार्टिंग के 3 महीने पहले का टाइम और घर लौटने के 1 वीक बाद तक का टाइम कवर होता है। 3 months अर्लियर। अपना सामान चूज करते समय 80-20 रूल अप्लाई करो। ट्रैवल और मेडिकल इंश्योरेंस चेक करो। ट्रैवल करते समय घर खाली होगा तो उसका क्या करना है ये डिसाइड करो। रेंट पर देना है, दूसरे अपार्टमेंट के साथ स्वैप करना है या फिर बेचना है ये डिसाइड करो। 2 months अर्लियर। बिल्स भरने के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की मदद से ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम शुरू करो ताकि ट्रैवल में डिस्टर्बेंसेस नहीं रहेंगे। जहां पर भी जाने वाले हो वहां यूज करने के लिए क्रेडिट कार्ड्स चूज करके रखो। कैश कैरी मत करो, उसे घर में ही रखो ताकि अननेसेसरी खर्चा नहीं होगा। अपने अकाउंटेंट या फिर किसी क्लोज फैमिली मेंबर को पावर ऑफ अटर्नी की अथॉरिटी दो ताकि आप घर पर ना रहने से वो आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर सकते हैं। 1 month अर्लियर। ईमेल किसी दूसरे पर्सन को फॉरवर्ड करो और उन्हें अपने एब्सेंस में मेल एक्सेस करने की अथॉरिटी दो। मेल में क्या है इसका जिस्ट वो आपको मेल करके बताएंगे। अपने सारे वैक्सीनेशंस कैरी करो। रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर रहा है या नहीं ये चेक करो ताकि रीसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से पेमेंट मिलती रहेगी। अगर आपकी फुलफिलमेंट कंपनी चेक्स एक्सेप्ट करती है तो उसी कंपनी को पेमेंट हैंडल करने की अथॉरिटी दो या फिर पेपैल यूज करने का ऑप्शन अवेलेबल करो। 2 weeks अर्लियर। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज बनाकर रखो। लो कॉस्ट डेटा पैक डालो और वॉइस मेल अपडेट करके अपने रिटायरमेंट के बारे में बताओ और आपसे कांटेक्ट करने के लिए ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करो। इससे वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ईमेल चेक करने का और रिस्पांस देने का टाइम सेट करो। इस टाइम के बारे में लोगों को पहले से अवेयर करो। अगर आप एम्प्लॉय हो तो अपने बॉस से कांटेक्ट करने का तरीका ढूंढो। रहने के लिए जगह ढूंढो। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि पहले एक हॉस्टल लो, वहां पर पहुंचकर एनवायरनमेंट और आसपास का एरिया चेक करने के बाद ही अपार्टमेंट चूज करो। फॉरेन मेडिकल इवैक्यूएशन इंश्योरेंस लो। 1 week अर्लियर। रूटीन चोर्स परफॉर्म करने के लिए एक शेड्यूल क्रिएट करो। इससे ट्रैवलिंग करते समय आपका टाइम प्रोडक्टिवली यूज होता है। एक यूएसबी ड्राइव में अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्टोर करो। जाने से पहले अपनी चीजें पैक करो, स्टोर करो और किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के घर रहो। 2 days अर्लियर। अपनी कार किसी सेफ जगह पर रखो। ऑटो इंश्योरेंस कैंसिल करो। फर्स्ट मॉर्निंग एंड नून आफ्टर रीचिंग डेस्टिनेशन। लोकल बस और बाइसिकल की मदद से पूरा शहर देखो और अपार्टमेंट के आसपास कैसे लोग और जगह है ये नोटिस करो। निकलने के आखिरी 2 दिन से पहले कोई भी चीज घर ले जाने के लिए खरीदना मत। फर्स्ट इवनिंग आफ्टर रीचिंग डेस्टिनेशन। एक अनलॉक्ड सेल फोन और प्रीपेड सिम कार्ड लो। अपार्टमेंट का सामान लगाओ। सेकेंड एंड थर्ड डे आफ्टर रीचिंग डेस्टिनेशन। किसी अपार्टमेंट को 1 month के लिए लीज पर लो ताकि आप उसका कंफर्ट लेवल और बाकी चीजें एक्सपीरियंस कर सको। मूव इन डे। लोकल हेल्थ इंश्योरेंस लो। 1 week आफ्टर मूव इन डे। अननेसेसरी जो भी चीजें लाई हैं उन्हें निकाल दो। चैप्टर 15 फिलिंग द वॉइड। एडिंग लाइफ आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वर्क। एलिमिनेशन और रिलेटेड स्किल्स यूज करने के बाद आप फाइनली अपने काम से फ्री टाइम निकाल पाते हो। 4HWW लाइफस्टाइल के लिए एक न्यू टाइप की जिंदगी ऐड भी करनी पड़ेगी। इसके लिए ऑथर ये रिकमेंडेशन देते हैं। कुछ भी एक्शन मत लो। काम से ब्रेक मिला है इसीलिए कुछ भी काम मत करो और एकदम रिलैक्स्ड हो जाओ। प्रोडक्टिव, एफिशिएंट और फास्ट पेस काम करने की चिंता मत करो। इससे आपका माइंड काम बन सकेगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन को अनोनिमसली डोनेट करो। ऐसे एक्शंस का नॉलेज सिर्फ आपको रहेगा, इसीलिए इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। एक्शन और क्रेडिट को आप सेपरेटली देखना सीखोगे। नई चीजें सीखो और वॉलंटियरिंग करो। मिनी रिटायरमेंट एक वेकेशन के मुकाबले ज्यादा लंबा होता है, इसीलिए कोई न्यू स्किल सीखने के लिए टाइम और फोकस दिया जा सकता है।
हर मिनी रिटायरमेंट के बाद गोल्स और डिजायर्स इवेल्युएट करो। अगर रिटायरमेंट के दौरान नए इंटरेस्ट्स और हॉबीज क्रिएट हुए तो उन्हें भी डिजायर्स की लिस्ट में शामिल करो। ऐसा काम करो जो आप दिल से करना चाहते हो। ये भी नॉर्मल जॉब की तरह होगा, फुल टाइम या पार्ट टाइम, लेकिन यहाँ पर आप अपनी फेवरेट चीज ही करते हो। शुरुआत में 4HWW लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको अपनी मनपसंद चीजें करने का मौका और टाइम मिलता है और एक्चुअल वर्क लाइफ पर मेजर डैमेज भी नहीं होता। लेकिन कुछ टाइम बाद आपके पास ज्यादा फ्री टाइम बचेगा और उसका क्या करना है इसका कोई आइडिया नहीं होगा। आप शायद बोर हो जाएंगे या फिर खुशी नहीं मिलेगी। ये कंडीशन एकदम नॉर्मल है। ऑथर ने खुद ये फेज एक्सपीरियंस किया है। उन्हें ब्रेकफास्ट करने जैसे टास्क टू डू लिस्ट में डालने पड़े थे जिससे उन्हें प्रोडक्टिव फील होता। फ्री फिजिकल टाइम स्पेस के अलावा आपको मेंटल स्पेस भी मिलती है। इस दौरान दिमाग में अजीब ख्याल आने शुरू होते हैं और हम अपने एग्जिस्टेंस पर ही डाउट करने लगते हैं। ऐसा होने पर ऑथर ने रेकमेंड किया है कि आप ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। वर्क लाइफ से खुद को बाहर करो। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इसीलिए आते हैं क्योंकि सोसाइटी हमें बिलीव करवाती है कि रैट रेस जैसे नॉर्म में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, वरना हम लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए ये थॉट आने मत देना। ये सारे ओल्ड आइडियाज हैं। आप जो भी कर रहे हैं वो एक बेटर वर्जन है। आप जो भी कर रहे हैं वो एक बेटर वर्जन है। कोई नया पैशन या जॉब ढूंढो। किसी भी चीज पर फोकस करने से आपका ध्यान ओवर थिंकिंग से हटकर उस काम पर जाता है। इसलिए डाउटफुल थॉट्स आने के लिए माइंड के पास ना जगह होती है और ना ही वक्त। इसके लिए कई लोग ये ऑप्शंस फॉलो करते हैं। लर्न लोकल लैंग्वेज और कोई फिजिकल स्किल सीखो। लैंग्वेज सीखने से स्पेसिफिक रीजन का कल्चर पता चलता है और हमें अपने थॉट से कनेक्ट करने में मदद मिलती है। फिजिकल स्किल हमें स्ट्रांग बनाती है और उस नए जगह पर फ्रेंड्स बनाने के लिए लैंग्वेज स्किल सीखनी पड़ती है। घर के मुकाबले ट्रैवलिंग करने पर ज्यादा सीखने मिलेगा क्योंकि दोनों प्लेसेस की कंडीशंस बहुत अलग हैं। सर्व पीपल और अर्थ। ऑथर के मुताबिक सर्विस प्रोवाइड करना यानी दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना। ह्यूमंस को सर्विस दे सकते हो, लेकिन ह्यूमंस की वजह से ही कई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। इसीलिए सोच समझकर अपनी चॉइस लो। जो चीज आपको सच में ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है और आप उसके बारे में केयर करते हो तो उसे ट्राई करके देखो। फॉर एग्जाम्पल, खुद से पूछो कि आपको ह्यूमन से सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात से आता है। फ्यूचर जनरेशंस के बारे में कौन सी चीज आपको डराती है और कौन सी चीज करने से आपको खुशी मिलती है। डोंट स्ट्रेस अबाउट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। क्वेश्चंस आते रहेंगे लेकिन उन्हें आंसर करने की जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चंस का कोई स्ट्रक्चर या पर्पस नहीं होता, इसीलिए कोई इन्हें परफेक्टली आंसर नहीं कर पाता। अगर आपको फिर भी इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है तो उन्हें डिटेल में एनालाइज करो। इस बात का ध्यान रखो कि वो क्वेश्चन क्लियरली प्रेजेंट होना चाहिए और एक बार उसका आंसर मिलने पर आप उसके बारे में एक्शन ले सकोगे। अगर ये दो क्राइटेरिया फॉलो नहीं हुए तो क्वेश्चन भूल जाओ। इससे आपका इग्नोरेंट बिहेवियर नहीं दिखेगा, बल्कि अननेसेसरी चीजों पर टाइम वेस्ट ना करके आप एक स्मार्ट चॉइस ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा क्वेश्चन आने पर खुद से 3 बार सवाल करो कि ये क्यों आ रहा है और उसके आंसर्स लिखो। लिखने से क्लैरिटी होगी और वो थॉट्स आपके ब्रेन में रहकर आपको परेशान नहीं करेंगे। मेक न्यू फ्रेंड्स। ऑफिस कलीग्स के साथ फोर्सफुली फ्रेंडशिप हो जाती है। न्यू इंटरेस्ट्स और फील्ड में रहने वाले लोगों के साथ फ्रेंडशिप करो। चैप्टर 16 द टॉप 13 न्यू रिच मिस्टेक्स। 4HWW लाइफस्टाइल कन्वेंशनल के मुकाबले काफी यूनिक है, इसीलिए इसे अडॉप्ट करने के बाद कई दिन तक अनकंफर्टेबल लग सकता है। ऐसे डाउटफुल स्टेजेस में मिस्टेक्स करना काफी नॉर्मल है। कई लोग ट्रेडिशनल नॉर्म्स और स्ट्रक्चर को अपने आसपास इतने सालों से देखते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि वो रूल्स फॉलो करने चाहिए। लेकिन ये एक प्रोसेस है जिसमें अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। ऑथर हमें 13 मिस्टेक्स के बारे में बताते हैं जो न्यू रिचेस बनने के बाद अक्सर कमिट की जाती है। नंबर 1, डूइंग ओल्ड स्टाइल वर्क फॉर द सेक ऑफ वर्किंग। ओल्ड स्ट्रक्चर आसपास देखने के बाद कई लोगों को लगता है कि शायद वो कुछ वियर्ड या गलत कर रहे हैं। इस ट्रैप से निकलना मुश्किल है, इसलिए ऑथर कहते हैं कि ऐसा फील होने पर इस बुक का इंट्रोडक्शन और फर्स्ट चैप्टर पढ़ो। नंबर 2, माइक्रो मैनेजमेंट एंड ईमेलिंग। सभी टास्क आपको करने की जरूरत नहीं है। इससे प्रेशियस टाइम वेस्ट होता है और एक्चुअल गोल्स पूरे नहीं होते। इसीलिए ऑटोमेटेड सिस्टम्स यूज करो। इस सिस्टम को कौन से डायरेक्शंस देने हैं, क्या रूल सेट करने हैं और ये सब करते समय कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये सारी चीजें पता करो। नंबर 3, डूइंग वर्क दैट कैन बी हैंडल्ड बाय समवन एल्स। अगर आपके कलीग्स या आउटसोर्सिंग कंपनीज प्रॉब्लम हैंडल कर सकते हैं तो आपको उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नंबर 4,
engaging in repetitive और less critical matters। एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रॉब्लम हैंडलिंग प्रोसेस समझाने के बाद दूसरों को अपना काम संभालने दो। सेम प्रॉब्लम आने के बाद उन्हें पता होगा कि क्या करना है, इसीलिए आपको फिर से वहां अपना टाइम देने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक अथॉरिटी देने के बाद कंपनीज को खुद डिसीजंस लेने का फ्रीडम मिलता है और वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते। नंबर 5, चेजिंग कस्टमर्स फॉर द सेक ऑफ इट। आपके प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है, इसीलिए इससे बाहर अनक्वालिफाइड या आउट ऑफ कंट्री कस्टमर्स के लिए ज्यादा मेहनत करने से मेन बिजनेस पर ध्यान नहीं रहता, इसलिए ऐसे कस्टमर्स को अपने लिस्ट से हटाओ। नंबर 6, टेकिंग एक्स्ट्रा एक्शन। FAQs या यूजर गाइडलाइन पर इंफॉर्मेशन देने के बाद भी अगर कोई सेम क्वेश्चन मेल कर रहा है तो ऐसे मेल्स और फोन कॉल्स को रिस्पॉन्ड करके आप एक्स्ट्रा मेहनत ले रहे हो, इसीलिए ऑटो रिस्पॉन्डिंग मेल्स यूज करो। नंबर 7, मर्जिंग होम एंड वर्क प्लेसेस। रिलैक्स करने और काम करने की जगह अलग रखो, क्योंकि इन एनवायरमेंट्स की वजह से आपका मूड सेट होता है। काम के लिए एक ही स्पेस रखो और वहां काम के अलावा और कुछ भी मत करो। नंबर 8, इग्नोरिंग 80-20 रूल। इस रूल को बिजनेस और पर्सनल लाइफ में बार बार यूज करते रहो। नंबर 9, सेटिंग ओवर द टॉप एक्सपेक्टेशंस। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, नेचुरल और ऑनेस्ट रहो। अपने प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी रखो। पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस रखने से नॉर्मल प्रोग्रेस भी रुक जाती है। नंबर 10, क्रिएटिंग ट्रिवियल एक्सक्यूजेस। काम ना करने के लिए कई लोग छोटे से छोटा प्रॉब्लम नोटिस करते हैं, इससे आपका ही नुकसान होगा। नंबर 11, गिविंग इंपॉर्टेंस टू अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। खुद को बिजी दिखाने के लिए लोग अनइम्पॉर्टेंट काम को अर्जेंसी देते हैं। चीजें एलिमिनेट करने के बाद सफिशिएंट फ्री टाइम मिलता है, इसीलिए इस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करो। नंबर 12, सीइंग वन मेजर थिंग एज द सोल रीजन ऑफ योर एग्जिस्टेंस। ऑथर के मुताबिक कोई भी चीज हमारा फाइनल स्टॉप नहीं होता, बल्कि अगले बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयारी होती है। इसीलिए एक जॉब छोड़ने के बाद भी लाइफ एंड नहीं होगी। नंबर 13, नॉट एंजॉइंग द रिवॉर्ड्स। मेहनत करने के बाद रिलैक्स और एंजॉय करना भी जरूरी है। ऐसे फ्रेंड्स भी बनाओ जो काम से अनरिलेटेड हो। खुद को हैप्पी लोगों के साथ एसोसिएट करो। न्यू रिच लाइफस्टाइल जीने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाने की तैयारी होनी चाहिए। करंट सिस्टम में किसी को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहा, बल्कि एंड गोल तक सही सलामत पहुंचने के लिए पूरे लाइफ में कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। न्यू रिच में यही अवॉइड करना है। वन टाइम रिटायरमेंट के बजाय इंस्टॉलमेंट बेसिस पर खुशियां एक्सपीरियंस करो और अननेसेसरी काम निकालकर आउटसोर्सिंग और रिमोट वर्क जैसे फैसिलिटीज को यूटिलाइज करो।